हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आपको मालूम है, डेली हम दैनिक जागरण का एडिटोरियल वाला सेक्शन एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करते हैं। आज है 29 सितंबर 2024, जिसमें पहला एडिटोरियल दिया गया है कि प्रदूषण से निपटने के दिखावटी उपाय। ठीक है। जो प्रदूषण से निपटने के दिखावटी उपाय हैं, ये लिखा है संजय गुप्त ने, जो कि कहते हैं कि आमतौर पर पर्यावरणविद, अभिजात्य वर्ग और कुछ अन्य लोग ही प्रदूषण से चिंतित होते हैं। इसीलिए ना तो नेता उसकी परवाह करते हैं और ना ही नौकरशाह। ठीक है। चलिए आगे विस्तार से देखते हैं कि क्या ये लेखक कहते हैं। मानसून की वापसी के बाद लगभग आधे भारत में मौसम बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं के चलते कुछ ही दिनों में हल्की ठंड का आभास होने लगता है। ठंड के चलते हवा में प्रदूषणकारी कण बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे धरती की सतह से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाते। इसी के चलते प्रदूषण बढ़ने लगता है। प्रदूषण के इन कणों में वाहनों का उत्सर्जन, लकड़ी, उपले या कोयला जलाने से निकलने वाला धुआं और धूल तो शामिल होता ही है, पराली का धुआं भी शामिल होता है। बीते कुछ दिनों से पंजाब से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पराली जलनी शुरू हो गई है। पिछले लगभग एक दशक से उत्तर भारत और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ते ही केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न प्रदूषण रोधी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। चूँकि सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सिर उठाता है, इसलिए दिल्ली सरकार की प्रदूषण रोधी गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप सिस्टम बनाया हुआ है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई बढ़ने यानी हवा की गुणवत्ता खराब होते ही चरणबद्ध तरीके से तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाने लगती हैं। इसमें निर्माण कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक तथा ऑड इवन सिस्टम लागू करने से लेकर अन्य प्रदेशों के डीजल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी भी शामिल है। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि ये उपाय प्रभावी नहीं साबित होते। यह किसी से छिपा नहीं है कि पंजाब, हरियाणा आदि में पराली जलाने से रोकने के उपाय कारगर नहीं हो पा रहे हैं। पंजाब में पराली जलने की खबरें आने से यही साबित होता है कि उसे जलाने से रोकने के जो प्रबंध किए गए हैं वे आधे अधूरे हैं। कहाँ कितनी पराली जलाई गई, इसका आंकड़ा तो सामने आ जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे जलाने से रोकने में सफलता कब मिलेगी। शायद इसी कारण पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलने से रोकने के उपाय हवा में ही हैं। कुल मिलाकर इस बार भी इसके आसार नहीं कि पंजाब और अन्य राज्यों में पराली को जलने से रोका जा सकेगा। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को जो कदम उठाने चाहिए वे इसलिए नहीं उठाए जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रहती है और नौकरशाही भी समय पर सही फैसला करने के बजाय हीला हवाली करती है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अन्य बड़े शहरों में सड़कों पर अतिक्रमण और उसके चलते ट्रैफिक जाम आम बात है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां संचालित एक मिनट दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां संचालित होना भी आम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों को सही रूप से विकसित नहीं किया जा सका है। समस्या यह भी है कि इसके बारे में कोई परवाह नहीं की जाती कि निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित किया जाए। सरकारें चाहें तो निर्माण स्थलों और
साथ ही सड़कों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए वे कोई ठोस उपाय नहीं कर रही हैं। सरकारें और उनकी एजेंसियां अनियोजित औद्योगिक गतिविधियों पर भी लगाम नहीं लगा पा रही हैं। वे कूड़ा करकट को जलाने से रोकने में भी नाकाम हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, उसका परिचय नहीं दिया जा रहा और इसी के चलते उन कारणों का निवारण नहीं हो पा रहा जिनसे हवा की गुणवत्ता खराब होती है। चूँकि अपने देश में वायु प्रदूषण को लेकर वैसी जागरूकता नहीं जैसी होनी चाहिए, इसलिए उसके प्रति समाज का एक छोटा सा वर्ग ही अपनी चिंता दिखाता है। आमतौर पर पर्यावरणविद, शहरी अभिजात्य वर्ग और कुछ अन्य लोग ही वायु प्रदूषण से चिंतित होते हैं। इसी कारण ना तो नेता इसकी परवाह करते हैं और ना ही नौकरशाह। यह स्थिति तब है जब एक के बाद अध्ययन यह बताते हैं कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा है। सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के मामले में वोट बैंक की परवाह करना छोड़ें। अभी वे किसानों से लेकर कारोबारियों तक को वोट बैंक की निगाह से देखती हैं और इसीलिए ठोस कदम नहीं उठाती। वायु प्रदूषण पर लगाम तब लगेगी जब प्रदूषण फैलने के कारणों का निवारण करने के लिए कड़वी गोली का सहारा लिया जाएगा और जनता को जागरूक किया जाएगा। यह देखा जा रहा है कि किसान हों या अन्य आम लोग, वे वायु प्रदूषण की मुश्किल से ही चिंता करते हैं। वे ना तो इसमें दिलचस्पी लेते हैं कि पराली ना जले और ना ही इसमें कि तंदूर, अंगीठी आदि का इस्तेमाल ना हो। इसीलिए सर्दियों में कूड़ा करकट भी जलता रहता है और सड़कों एवं निर्माण स्थलों से धूल भी उड़ती रहती है। औसत लोग यह महसूस ही नहीं करते कि वायु प्रदूषण सबसे अधिक उनके लिए ही जानलेवा साबित होता है। मीडिया से लेकर उच्चतम न्यायालय और प्रदूषण पर निगाहें रखने वाली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रदूषण पर कितनी ही चिंता जताएं, आम आदमी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत लोग अपने क्षेत्र के नेताओं के बारे में यह जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वे प्रदूषण के कारणों का निवारण करने के लिए सक्रिय भी हैं या नहीं। इसी का नतीजा यह है कि नेता भी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते। उन्हें पता है कि वे प्रदूषण से लेकर कितने भी निष्क्रिय रहें, उनकी राजनीतिक सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकारों को यह समझना होगा कि वायु प्रदूषण के सिर उठाने पर पाबंदियां लगने से प्रदूषण के मूल कारणों का निवारण नहीं होगा। प्रदूषण केवल चंद दिनों की समस्या नहीं है, यह पूरे वर्ष की समस्या है। प्रदूषण कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन उससे पूरी तौर पर मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में दूरगामी रणनीति अपनाकर ही उसका सामना किया जा सकता है। प्रदूषण पर लगाम लगाने की चिंता हर समय की जानी चाहिए। वर्ष में कुछ माह उसे लेकर चिंतित होने से कुछ होने वाला नहीं है, चूँकि वायु प्रदूषण किसी राज्य विशेष की समस्या नहीं होती है। इसीलिए सभी सरकारों को मिलकर उसे निपटाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। नए तरीके से चुनावी लड़ाई, ये सूर्य कुमार पांडे जी ने लिखा है। यह जमानत चीज़ ही ऐसी है कि जब्त भी होती है, ली भी जाती है और ज़मानत पर छूटा भी जा सकता है। मतलब ज़मानत जब्त भी हो जाती है। जो ज़मानत है ये चीज़ ऐसी है कि ज़मानत जब्त भी होती है, ज़मानत ली भी जाती है और ज़मानत पर छूटा भी जाता है। ठीक है, चलिए इस पर क्या लिखते हैं सूर्य कुमार पांडे जी। चलिए, ये एक हास्य व्यंग्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मेरे कस्बे के दल शिंगार भैया भी चुनावों में खड़े हो गए हैं। वह उम्र में मुझसे आधे हैं, मगर तजुर्बे में मेरे कस्बे के बुजुर्गों के भी कान काट सकते हैं। क्षेत्र में दल शिंगार भैया के कारनामों की टीआरपी सार्वकालिक रूप से सदैव टॉप पर ही
रहती आई है। इसीलिए एक नई पार्टी ने अपने दल के श्रृंगार के तौर पर उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नई पार्टी इसलिए क्योंकि टिकट हथियाने से पहले उन्होंने पुरानी वाली पार्टी को तलाक दे दिया था। दलसिंगार भैया पूरे होश जोश और अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ चुनावी समर में कूद चुके हैं। वह लड़कपन से ही लड़ाकू रहे हैं। वह हमेशा लोकतांत्रिक पद्धति से लड़ना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मारपीट भी लोकतांत्रिक तरीके से ही करते हैं। सबसे पहले वह अपने समर्थकों से पूछते हैं, क्यों भाई लोगों, तुम्हारी क्या राय है? तोड़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? लोकतंत्र में बहुमत की आवाज़ सुनी जाती है। ज्यों ही बहुमत की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, वह उसे सिर माथे पर लेने की जगह अपने हाथों में ले लिया करते हैं। फिर कहते हैं कि कानून उनके हाथ में आ गया तो वह जनता की कृपा से। उनका मानना है कि डेमोक्रेसी में हरेक जो चाहे वह करे। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और वह कोई आसमान से नहीं टपके हैं। इस नाते उनको भी इसका हक है। यह अलग बात है कि उनके अधिकारों का कोटा कुछ अधिक है। दलसिंगार भैया को जितनी सारी कलाएं आती हैं, उनमें से एक भाषण कला भी है। भाषण कला के मामले में वह किसी से भी मुकाबले को सदैव उद्यत रहते हैं। इन दिनों दलसिंगार भैया चुनावी सभाओं में अपनी इस कला का प्रदर्शन करते हुए विचरण कर रहे हैं। इससे लोग डरते हैं, लेकिन वह भी विवश हैं। क्या करें? चुनावी कुश्ती में जो फंसे हैं, तो भला सुस्ती से कैसे काम चलेगा? चूके नहीं कि सामने वाला पटकनी दे मारेगा। उनकी दिन की नींद और रात का चैन छिन चुका है। उन्हें प्रचार के नाम पर पदयात्रा भी करनी पड़ रही है। वह पैदल चल रहे हैं और छोट भैया कार्यकर्ता जीप और कारों के काफिले में चल रहे होते हैं। दलसिंगार भैया को कोपत तो होती है, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह चुनाव के बाद एक से निपटेंगे। एक दफ़ा आदमी प्रत्याशी हो जाए तो वोटर तक को बाप कहना पड़ता है। आपका वोटर भी तो पहले से ज़्यादा चालाक हो गया है। कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। वह कहता है, अगर नेता लोग ऐन वक्त तक दल बदल लेते हैं, तो क्या हम आखिरी टाइम पर अपना मन तक नहीं बदल सकते? वोट उसका एकमात्र जन्मसिद्ध हथियार है। वह उसे जहाँ चाहे वहाँ डाल सकता है। कुछ मतदाता वोट देते हैं, कुछ वोट करते हैं। जब से ईवीएम आई है, तब से वोट दबाए भी जाते हैं। दलसिंगार भैया यह मानते हैं कि सीधे साधे लड़े तो क्या लड़े। जब तक चुनावी लड़ाई वाली फिल्म में थ्रिल ना हो, तो ना उन्हें मज़ा आएगा, ना ही सामने वालों को। वह लड़ाई को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। इसीलिए वह आचार संहिता का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। जब तक जाति और मजहब के नाम पर एक विभाजक टक्कर ना हो, उनका लड़ना बेकार है। वह एक नया मुद्दा खड़ा करने की सोच रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंच जाए। वह छल बल से भीड़ इकट्ठा करने को ही जन समर्थन कहते हैं। इस समर्थन को वह जनादेश में तब्दील कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़े, वह इसके लिए तैयार हैं। कहते हैं कि यह जनता का पैसा है। नतीजा जो भी हो, दलसिंगार भैया बाकायदा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के साथ जमानत की राशि भी जमा कर चुके हैं, जिसे उन्हें जब्त होने से बचाना है। यह जमानत चीज़ ही ऐसी है कि जब्त भी होती है, ली भी जाती है और जमानत पर छूटा भी जा सकता है। दलसिंगार भैया को यकीन है कि उनकी जमानत कुछ ना कुछ तो होगा ही। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दिया गया है प्रश्न, पाकिस्तान को जवाब, है ना। पाकिस्तान को जवाब देखते हैं, फिर देखेंगे क्षुद्र ग्रह को रोकेगा परमाणु विस्फोट, है ना।
ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया गया है, उसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर पर जो रोना रोया और भारत पर जैसा मनगढ़ंत आरोप लगाए, भारतीय प्रतिनिधि ने उनका करारा जवाब देकर बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान को हर समय यह पता चलना चाहिए कि कोई भी उसका रुदन सुनने के लिए तैयार नहीं है और वह अभी भी आतंकवाद को अपना सहयोग, समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाने के साथ ही यह भी बता दिया कि उसे आतंकवाद को संरक्षण देने के दुष्परिणाम भुगतने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसने भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक के रूप में भोगे थे। इस सिलसिले में जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल यह याद दिलाया कि किस तरह 8 वर्ष पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, बल्कि यह कहने से भी संकोच नहीं किया कि नया भारत है, घर में घुसकर मारता है और गोली का जवाब गोले से देता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता था। निसंदेह यह कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि उसके सत्ता में रहने के दौरान पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखाया गया। इसके चलते ही उसका दुस्साहस बढ़ा और भारत को इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। यदि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कठोर रवैये का परिचय नहीं देती तो आज सीमा पर जो शांति है वह नहीं होती और जम्मू कश्मीर में इतने उत्साह भरे माहौल में चुनाव नहीं हो रहे होते। जम्मू कश्मीर में जो शांति का वातावरण बना है उसका संज्ञान कश्मीर घाटी की जनता को विशेष रूप से लेना चाहिए। उसे इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि पाकिस्तान उसका हितैषी नहीं और वह अभी भी कश्मीर को अशांत अस्थिर करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये पर भारत सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वह आर्थिक रूप से बदहाल हो जाने के बाद भी भारत विरोधी गतिविधियां बंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि गत दिवस कुलगांव में एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। यह ठीक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी रह रहकर अपना सिर उठाते रहे हैं। पिछले कुछ समय से तो कश्मीर से अधिक जम्मू में आतंकियों की सक्रियता बढ़ गई है। इसे देखते हुए सरकार को आतंकियों के दुस्साहस का दमन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस क्रम में पाकिस्तान को केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उस पर दबाव भी बनाना होगा। उसे इस दबाव का आभास भी कराया जाना चाहिए। यह समझा जाना चाहिए कि वह आसानी से सुधरने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। क्षुद्रग्रह को रोकेगा परमाणु विस्फोट। धरती के लिए जोखिम साबित होने वाला क्षुद्रग्रह की दिशा में बदलने को संभावित तरीकों पर काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। भविष्य में पृथ्वी पर खतरनाक क्षुद्रग्रहों के प्रहारों से बचने के लिए विज्ञानी कई तरह के उपायों पर विचार कर रहे हैं। एक नए अध्ययन के अनुसार एक परमाणु बम पृथ्वी को क्षुद्रग्रह के प्रभाव से बचा सकता है। प्रयोगशाला में दुनिया की सबसे शक्तिशाली जेट मशीन विकिरण स्रोत का उपयोग करके किए गए नए प्रयोग से प्रदर्शित किया कि एक क्षुद्रग्रह के करीब परमाणु बम को विस्फोटित करके क्षुद्रग्रह की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त बल उत्पन्न किया जा सकता है। न्यू मैक्सिको की सैंडिया नेशनल लैबोरेटरी में जेट मशीन विकिरण स्रोत का संचालन करने वाली टीम का कहना है कि परमाणु विस्फोट द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली एक्स-रे तरंगें क्षुद्रग्रह की तरह को वाष्पित करके उसकी दिशा मोड़ देंगे। पिछले साल अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक रिपोर्ट में प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि ग्रहों की सुरक्षा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। पिछले मॉडलों में दिखाया गया था कि परमाणु बम द्वारा बनाई गई 100
वेव आने वाले क्षुद्रग्रह को सफलतापूर्वक मोड़ने के लिए पर्याप्त बल प्रदान कर सकती है, लेकिन इन परिदृश्यों में हानिरहित रूप से पथ से हटाए गए क्षुद्रग्रहों को दशकों पहले देखा गया था। चिंताजनक बात यह है चिंताजनक बात यह है कि इस समय चल रहे नासा के आकाश सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के निकट लगभग 25,000 ऐसी वस्तुएं मौजूद हैं जो बड़े विनाश का कारण बन सकती हैं। इनमें से कई सूर्य की चमक से छिपी हुई हैं, इसलिए संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रहों में केवल 1/3 की ही पहचान की जा सकी है। शोधकर्ताओं ने बिल्कुल सही समय पर सिलिका क्षुद्रग्रह को प्रयोगशाला के वातावरण के भीतर बंद अंतरिक्ष में छोड़ा। उन्होंने वातावरण का अनुकरण करने के लिए एक वैक्यूम बनाया था। उन्होंने एक्स-रे द्वारा नकली क्षुद्रग्रह की सतह को वाष्पित करने से पहले 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से के भीतर उसे छोड़ दिया। प्रयोग में क्षुद्रग्रह आगे खिसक गया। कई वैज्ञानिकों ने पहले यह विचार रखा था कि शक्तिशाली एक्स-रे विस्फोट एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष चट्टान को उसके मार्ग से हटाने का विकल्प हो सकता है, लेकिन इसका कभी परीक्षण नहीं किया गया था। नया प्रयोग इस सिद्धांत का पहला प्रायोगिक प्रदर्शन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विधि का इस्तेमाल बहुत बड़े क्षुद्रग्रहों पर किया जा सकता है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां धरती के लिए जोखिम साबित होने वाले क्षुद्रग्रहों की दिशा मोड़ने के संभावित तरीकों पर काम कर रही हैं। नासा के डॉट मिशन ने 2 साल पहले एक हानि रहित क्षुद्रग्रह डिमोरफोस को सफलतापूर्वक अपने मार्ग से हटा दिया था। तो दोस्तों, ये थे हमारा आज का एडिटोरियल वाला सेक्शन। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडिटोरियल के साथ। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।